बीबीसी दुनिया में आज देखिए, कोरोना से कैसे बदली कई महिलाओं की जिंदगी। कोरोना काल में नौकरी पेशा और कामकाजी महिलाओं को पुरुषों की तुलना में उठाना पड़ा ज्यादा नुकसान। कईयों से कामकाज छिना, कईयों की नौकरी गई। घर पर काम करने वाली महिलाओं पर भी बुरा असर। स्वागत है आपका बीबीसी दुनिया में। मैं हूं सारिका सिंह। महिलाओं की जिंदगी पर कोरोना के असर पर कवर स्टोरी में होगी बात, लेकिन पहले हेडलाइंस। कोरोना के तेजी से बढ़ रहे संक्रमण के बीच राजधानी दिल्ली में आज से लेकर 30 अप्रैल तक नाइट कर्फ्यू। संक्रमण रोकने के लिए बढ़ेगी टीकाकरण की रफ्तार भी। दिल्ली में वैक्सीनेशन के लिए 24 घंटे खुले रहेंगे अस्पताल। पिछले 24 घंटे में सामने आए 96,000 से ज्यादा मामले। यूरोप के टीकाकरण प्रमुख ने कहा, ऑक्सफोर्ड एस्ट्राजेनेका वैक्सीन और ब्लड क्लॉट का है कनेक्शन, लेकिन इसके कारण साफ नहीं। हालांकि WHO ने कहा, नुकसान से ज्यादा हैं इस वैक्सीन के फायदे। कोरोना की वजह से उत्तर कोरिया नहीं लेगा टोक्यो ओलंपिक में हिस्सा। ग्लोबल इकोनॉमी को लेकर IMF ने जारी किया पूर्वानुमान। महामारी की वजह से इस साल 6 तो अगले साल 4.4% की दर से बढ़ेगी दुनिया की अर्थव्यवस्था। संस्था के मुताबिक स्वास्थ्य और आर्थिक मोर्चे पर थोड़े संभल रहे हैं हालात, पर राष्ट्रों और लोगों के बीच बढ़ रही है असमानता की खाई। ईरान परमाणु समझौते को लेकर आज से वियना में अहम बैठक। साल 2015 में हुए परमाणु करार को बचाने की हो रही है कोशिश। समझौते में ईरान को परमाणु हथियार बनाने से रोकने का था प्रावधान। स्वेज नहर में एक जहाज पर 4 साल से फंसा एक शख्स, क्यों नहीं मिल रही है मदद और कैसे गुजर रही है उनकी जिंदगी, दिखाएंगे पूरी कहानी। इनमें से कुछ अहम खबरों की चर्चा आज बीबीसी दुनिया में। कोरोना महामारी के दौरान कईयों की नौकरियां गई, कईयों की जिंदगी और जीवन स्तर में बदलाव आए। पर कोरोना महामारी से महिलाओं को धक्का पहुंचा है। कैसे कोरोना काल ने औरतों को फिर से कई साल पीछे कर दिया? कैसे पुरुषों की तुलना में महिलाओं पर ज्यादा बुरा असर हुआ? क्या महिलाओं में गरीबी इसकी वजह से बढ़ी है? कवर स्टोरी में इसी की चर्चा। महिलाओं को बराबरी का हक दिलाने की दिशा में पिछले 50 सालों में जितना भी काम हुआ है, उस पर कोरोना काल की वजह से पानी फिरता हुआ दिख रहा है। यह मानना है संयुक्त राष्ट्र और अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष यानी IMF जैसी संस्थाओं का। संयुक्त राष्ट्र ने 40 देशों से जमा किए गए आंकड़ों के आधार पर कहा है कि लॉकडाउन की वजह से महिलाओं और पुरुषों के बीच की खाई और बढ़ गई है और इस दौरान पुरुषों की तुलना में महिलाओं की नौकरियां ज्यादा गई हैं। साथ ही उन्हें घर के बुजुर्गों या बच्चों की देखभाल की भी जिम्मेदारी अलग से उठानी पड़ी है। ग्रामीण इलाकों की महिलाओं के लिए तो काम और भी बढ़ गया है, चाहे खाना पकाना हो या फिर पीने का पानी लाना हो। अर्थव्यवस्थाएं चरमराई तो नौकरी पेशा महिलाओं के वेतन, पेंशन और बचत पर पुरुषों से ज्यादा असर पड़ा है। यूरोपीय कमीशन की एक रिपोर्ट के मुताबिक महिलाएं बच्चों की देखभाल में हर हफ्ते औसतन 62 घंटे खर्च कर रही हैं, जबकि पुरुष इस काम के लिए महज 36 घंटे दे रहे हैं और घर के कामों में महिलाओं को सप्ताह के 23 घंटे खर्च करने पड़ रहे हैं, जबकि पुरुष घरेलू काम के लिए सिर्फ 15 घंटे दे रहे हैं। पर्यटन, पब्स, बार, कैफे और रेस्टोरेंट जैसे कई बिजनेस कोरोना वायरस की वजह से सबसे ज्यादा प्रभावित हुए हैं और इन क्षेत्रों में महिलाओं की अच्छी खासी भागीदारी है। ऐसे में आशंका है कि कई महिलाएं गरीबी की चपेट में आ सकती हैं और 25 से 34 साल के आयु वर्ग में 100 पुरुषों के मुकाबले 118 महिलाओं के बेहद गरीब हो जाने की इस वजह से आशंका भी है। जिन महिलाओं ने परिवार की जिम्मेदारी उठाने के साथ साथ घर से ही व्यवसाय करना शुरू किया था, उनकी हालत कोरोना के लिए लगे लॉकडाउन के बाद से और दयनीय हो गई है। कई महिलाएं आधे या उससे भी कम पैसे में काम करने को मजबूर हैं। देखिए अहमदाबाद से बीबीसी संवाददाता तेजस वैद्य की रिपोर्ट। कोरोना को हुए 1 साल हो गया है, फिर भी हमें प्रॉब्लम बढ़ ही रही है, घट नहीं रही है। अहमदाबाद की रहने वाली हेमलता पाल कपड़ों का व्यवसाय करती है। लॉकडाउन लगे 1 साल हो गया, लेकिन आज भी उन्हें ज्यादा काम नहीं मिलता। पहले हम दिन में 4-5 ड्रेस बना लेते थे, अब दिन में 1 या 2 ही ड्रेस बना पाते हैं। पहले जो हम ड्रेस तैयार करते थे उसका 50-60 रुपये मिलता था, अब जो ड्रेस तैयार करते हैं उसमें 25 या 30 रुपये मिलते हैं, इससे ज़्यादा नहीं। अंजना शर्मा अहमदाबाद में रहती है और घर से ही
कपड़े सिलने का काम करती है। लॉकडाउन लगने के बाद से उनकी और उनके पति की आय लगभग आधी हो गई है। 1 साल हो गया मगर उनकी माली हालत आज भी वैसी ही है। 1 साल हो गई लॉकडाउन को, जब से स्थिति वही है। कितना भी कोशिश करो कि आगे बढ़ने की, तभी वहाँ पे नहीं, ना मेरा काम चालू हो रहा है इतना तेजी से, ना मेरा हस्बैंड का भी है तेजी से। वो पहले 9-10 हज़ार रुपये कमा भी लेते, अब तो 4-5 हज़ार रुपये भी मुश्किल से कमा रहे हैं। सिलाई के औजारों की कीमत भी बढ़ गई है। लॉकडाउन के पहले 5 रुपये की सुई थी, अब 25 रुपये की सुई पड़ रही है मेरे को। कोरोना लॉकडाउन को 1 साल जितना वक्त हो गया है। दिन बदले, तारीख बदली, महंगाई बढ़ी और रोजगारी कम हुई। ये जो छोटे छोटे काम करने वाले हैं उनकी बस एक ही ख्वाहिश है कि कोरोना जल्दी से जल्दी चला जाए और उनकी जो रोजगारी है वो वापस पटरी पर आए। तेजस वैद्य, BBC अहमदाबाद। और BBC संवाददाता प्रज्ञा ने महिला अधिकार कार्यकर्ता और सेंटर फॉर सोशल रिसर्च की निदेशक रंजना कुमारी से बात की और जानना चाहा कि भारतीय नौकरी पेशा महिलाओं पर कोरोना ने कैसा असर डाला है। देखिए, सबसे पहले तो जब कोरोना का लॉकडाउन हुआ तो एक बहुत भारी संख्या में महिलाएं और पुरुष जो इनफॉर्मल सेक्टर में काम कर रहे थे वो लोग सब अपने अपने गांव की तरफ भागे। पर महिलाओं की चूंकि काम के हमारे जो वर्क पार्टिसिपेशन रेट है हिंदुस्तान में, वहां महिलाएं दुनिया में सबसे कम है, एक तरह से बिल्कुल नीचे के पायदान पर है। तो ऐसे में महिलाओं को जब काम छोड़ के जाना पड़ा, चाहे वो अर्बन एजुकेटेड क्लास की महिलाएं थी, मिडिल क्लास की महिलाएं थी, या फिर वो इनफॉर्मल सेक्टर की महिलाएं थी, सब लोगों को पर एक भारी असर ये पड़ा कि जहां उनकी ना सिर्फ नौकरियां तुरंत चली गई उसी समय, बल्कि आज तक वो काम पे पूरी तरह से वापस नहीं लौट पाई हैं। और दूसरा जो सबसे बड़ा तबका था महिलाओं का जो सबसे ज्यादा अफेक्टेड हुआ, वो छोटी एंटरप्रेन्योर महिलाएं जो अपने छोटे छोटे आर्टिजन के बिजनेस चला के या कोई बेकरी चला के या छोटे छोटे एंटरप्रेन्योरशिप का काम कर रही थी, तत्काल उनके काम बंद हो गए। और फिर उसके बाद उसी तरह से कॉल सेंटर्स में जो महिलाएं थी, टूरिज्म में बहुत बड़ी संख्या में महिलाएं हिस्सा ले रही थी, काम कर रही थी, तो वो सारे ही सेक्टर एकदम से अचानक आर्थिक तंगी के माहौल में पहुंच गए और महिलाएं वहां से, उन लोगों की सबकी नौकरियां चली गई। जी, ये तो बात हो गई वर्किंग वुमेन सेक्टर की, लेकिन जो डोमेस्टिक, जो घरेलू महिलाएं हैं, उनकी जिंदगी पर कोरोना काल की शुरुआत से और पुरुषों की तुलना में क्या असर पड़ा है? एक तरह से उन पर कहा जाता है कि जिम्मेदारियों का बोझ काफी बढ़ गया है, तो उनके ऊपर कैसा असर पड़ा है? हाउस होल्ड केयर की जो पूरी व्यवस्था है, दुर्भाग्य से हिंदुस्तान में उस व्यवस्था में पुरुषों की सबसे कम हिस्सेदारी है। अगर आप केयर की बात करें तो चाहे बच्चों की देखभाल का हो, चाहे परिवार के बुजुर्गों की देखभाल का हो, या कोई बीमार व्यक्ति परिवार के अंदर उसकी देखभाल, इस सारा काम घर की महिला ही करती है। अच्छा, बहुत सारी मध्यम वर्गीय और लोअर मिडिल क्लास की महिलाओं को कोई ना कोई महिला का सपोर्ट मिल जाता है, जैसे कि कोई डोमेस्टिक वर्कर काम करने के लिए आती है तो थोड़ा बहुत एक हाथ बटा लेती थी। अब ऐसे काल में उनका भी आना जाना बंद हो गया, वो भी गांव चली गई, बहुत बड़ी संख्या में शहरों में अब नहीं है, अभी भी नहीं लौटी हैं, तो वो भी काम उनको ही करना पड़ा। और चूंकि पुरुष की हिस्सेदारी इतनी कम है, और सिवाय इसके कि वो एक डिमांडिंग व्यक्ति की तरह वहां पर मौजूद रहते हैं कि हमारे लिए सुबह की चाय भी टाइम से मिलनी चाहिए और हमारा ऑफिस का टाइम हो गया, और जो वर्क फ्रॉम होम का जो कॉन्सेप्ट रहा, तो उसमें एक ही विसिनिटी में पुरुष और महिलाएं दोनों थी, और उसमें फिर घर का भी काम देखना, बुजुर्गों को भी देखना, बच्चों को भी संभालना, तो एकदम एक तरह से कहा जाए कि पूरा पीरियड घर में रहने वाली महिला के लिए एक तरह से उसकी रीढ़ की हड्डी तोड़ने वाला एक्सपीरियंस है, उसकी मानसिक जो पूरी स्थिति है उसको बिगाड़ने वाला पूरा ये माहौल रहा है। मतलब घर की जो केयर है वो तो आप सब करेंगी, लेकिन आपकी तरफ देख के कोई पूछने वाला नहीं कि आप थक गई हैं, क्या आपको भूख लगी है, क्या आपकी तबीयत खराब है, क्या आप बच्चों की देखभाल करके बहुत परेशान है। तो ये एक बहुत ही इस तरह का माहौल इस समय कोविड में चल रहा है, जहाँ की सबसे बड़ा खामियाजा आज महिलाएं इसका भर रही हैं। तो महामारी में महिलाओं की जिंदगी कुछ ज्यादा ही बदल गई है। और एक ब्रेक के बाद दिखाएंगे कैसे स्वेज नहर में एक जहाज पर 4 साल से फंसा एक शख्स। इनकी कहानी एक ब्रेक के बाद।
आप देख रहे हैं बीबीसी दुनिया, मैं हूं सारिका सिंह। साल 2015 में ईरान और पश्चिमी देशों के बीच हुए उस परमाणु करार को फिर से बहाल करने की कोशिश हो रही है जो अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के कार्यकाल में बिखर गया था। इस परमाणु समझौते को फिर से बहाल करने के लिए वियना में बातचीत हो रही है। अमेरिका और ईरान के अलावा फ्रांस, ब्रिटेन, चीन, जर्मनी और रूस भी इस समझौते का हिस्सा है। कोशिश हो रही है जॉइंट कॉम्प्रिहेंसिव प्लान ऑफ एक्शन पर एक बार फिर से सहमति बनाने की। इस समझौते के तहत ईरान पर लगे प्रतिबंधों को हटाया जाएगा, पर एक शर्त होगी कि वो अपने परमाणु गतिविधियों पर लगाम लगाए। साल 2018 में जब अमेरिका इस समझौते से पीछे हटा था तो ईरान ने भी अपना परमाणु कार्यक्रम तेज कर दिया था। अब जो बाइडेन प्रशासन इस समझौते में शामिल होना चाहता है, लेकिन ईरान का कहना है कि जब तक प्रतिबंध नहीं हटाए जाते तब तक वो अमेरिका से सीधी बातचीत नहीं करेगा। और आपको याद होगा कुछ दिन पहले एक बड़े कंटेनर जहाज के फंसने से कई दिनों तक स्वेज नहर बंद रही थी, पर अब हालात धीरे धीरे सामान्य हो रहे हैं। इस नहर से कई जहाज गुजर रहे हैं, लेकिन एक जहाज और उस पर सवार एक शख्स ऐसा है जो कहीं नहीं जा पा रहे। सीरियाई नाविक मोहम्मद आयशा पिछले 4 साल से एक कार्गो शिप पर फंसे हुए हैं। यहाँ वो अकेले ही रहते हैं। आयशा की कहानी हमें बताती है कि दुनिया के अलग अलग हिस्सों में अकेले छोड़ दिए जाने वाले नाविक किन मुश्किलों का सामना करते हैं। आयशा से बात की हमारे कूटनीतिक संवाददाता पॉल एडम्स ने। हाय, मैं एमवी अमान का चीफ ऑफिसर मोहम्मद आयशा हूँ। मैं मई 2017 से जहाज़ पर हूँ। हर 2-3 दिन बाद मैं तैर कर किनारे पहुँचता हूँ ताकि फ़ोन चार्ज कर सकूँ और खाना पानी ला सकूँ। प्लीज़ मदद करें। प्लीज़ हेल्प। ये 4 साल से मिस्र के तट पर फंसे हुए हैं, एकदम अकेले। यहाँ बिजली नहीं है, जहाज रुका हुआ है, गंदगी से भरा है और जंग खा रहा है। कुछ ही दूर तमाम जहाज अपनी मंजिल की ओर जा रहे हैं। जहाज में जीवन कैसा है? जिंदगी ऐसी है मानो आपको जेल में अकेला रख दिया गया हो। यहाँ चूहे हैं और मक्खी मच्छर भी। रात में कब्रिस्तान जैसा लगता है। कुछ नजर नहीं आता, कुछ सुनाई नहीं पड़ता। You can't see anything, you can't hear anything. मोहम्मद के जहाज एमवी अमान को 2017 में पकड़ा गया था। सुरक्षा उपकरणों और कागजात में कुछ दिक्कतें थी। कैप्टन जहाज पर था नहीं, तो मिस्र की अदालत ने मोहम्मद को जहाज का कानूनी संरक्षक घोषित कर दिया। मोहम्मद कहते हैं कि समझे बिना ही उन्होंने आदेश पर हस्ताक्षर कर दिए। अब उनका पासपोर्ट जब्त है और वो फंस गए हैं। 2 साल पहले मेरी माँ का निधन हो गया। इस मनहूस जहाज की वजह से वो मुझे कभी नहीं देख पाएंगी। मैं बस अपने परिवार के पास अपने घर जाना चाहता हूँ। नाविकों को अकेला छोड़ देने के मामले बढ़ रहे हैं। अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन के मुताबिक अभी दुनिया भर में ऐसे 250 एक्टिव मामले हैं। ऐसा लगता है कि मुश्किल में पड़ने पर जहाज के मालिक क्रू के सदस्यों को उनके हाल पर छोड़ देते हैं। मोहम्मद के साथ अन्याय हो रहा है। कोई मानेगा नहीं कि मोहम्मद को हर किसी ने भुला दिया है। वो जहाज पर अकेले है क्योंकि मालिक ने जहाज को छोड़ दिया। ये मालिक का फैसला था। मिस्र की अदालत ने मोहम्मद को इस जहाज का कानूनी संरक्षक बनाया है। मोहम्मद अकेले पड़ गए हैं। जहाज के मालिक का कहना है कि उन्होंने पूरी कोशिश की मगर वो मजबूर हैं। उन्होंने कहा कि मैं जज को कानूनी संरक्षक का दर्जा हटाने के लिए बाध्य नहीं कर सकता। मैंने कोशिश की, फिर भी पूरी दुनिया में ऐसा आदमी नहीं मिल रहा जो उनकी जगह ले सके। मगर अब हालात बदल सकते हैं। कोर्ट मोहम्मद को राहत देने पर विचार कर रहा है। जहाज को नीलाम किए जाने की योजना है। जब ये सब खत्म हो जाएगा तो आप क्या करेंगे? क्या आप फिर से समुद्र का रुख करेंगे? हाँ, क्यों नहीं। मैं चीफ मेट हूँ। यहाँ आने से पहले मैं कैप्टन बनने से बस एक कदम दूर था। जैसा कि मैंने कहा, मुझे अपना काम पसंद है और मैं इसमें माहिर भी हूँ। मेरे साथ काम कर चुके लोग भी आपको ये बता देंगे। लेकिन ये बुरा सपना अभी तक समझ नहीं आ रहा कि मेरे साथ ऐसा हुआ कैसे। तो अंतर्राष्ट्रीय कानून के फेर में फंसी है आयशा की अकेली जिंदगी। और वक्त एक ब्रेक का है। ब्रेक के बाद समंदर की एक और कहानी बताएंगे, क्यों समंदर में लगाए जा रहे हैं कैमरे। और बताएंगे क्या हुआ जब एक रिपोर्टर को मिला डॉगी। एक छोटे से ब्रेक के बाद।
आप देख रहे हैं बीबीसी दुनिया, मैं हूं सारिका सिंह। समंदर के अंदर की दुनिया को समझने और उसमें रहने वाले जीवों को बचाने के लिए एक नई पहल की जा रही है। ब्रितानी सरकार समंदर के अंदर कैमरों का नेटवर्क लगाने की तैयारी कर रही है। यह दुनिया का सबसे बड़ा अंडर वाटर मॉनिटरिंग सिस्टम होगा, जिसके तहत कई महासागरों में पानी के अंदर कैमरे लगे होंगे। ज्यादा मछली पकड़ने, प्रदूषण और जलवायु परिवर्तन की वजह से दुनिया के समंदर खतरे में हैं। मेरे पोते हैं और मैं नहीं चाहती कि वो मुझसे पूछें कि मछली खाने का अनुभव या उसका स्वाद कैसा होता है। प्रोफेसर जेसिका म्यूविंग एक मरीन वैज्ञानिक हैं जो दुनिया के सबसे बड़े ओशन मॉनिटरिंग सिस्टम के लॉन्च की तैयारी में जुटी हैं। ऐसा पहली बार होगा कि आप कह सकते हैं कि वाह, हम समंदर में इतनी गहराई तक जा सकते हैं। 50 मीटर तक की गहराई में हम देख सकते हैं कि वहाँ क्या है और कितनी तादाद में है। बैटेड रिमोट अंडर वाटर वीडियो सिस्टम्स या फिर BRUV डेटा कलेक्ट करेगा और मरीन पर्यावरण को बचाने के लिए उठाए गए कदमों को और बेहतर करेगा। हमने जिस कार्बन फाइबर का इस्तेमाल किया है वो काफी हल्का है, टिकाऊ है और लंबे समय तक चलता रहेगा और हम इसे छोटी बोट, बड़ी बोट में इस्तेमाल कर सकते हैं और 4 समुद्री बेसिन में लगा सकते हैं। नीचे मौजूद बार एक डंडे से जुड़ा हुआ है। ये जलजीवों को अपनी ओर आकर्षित करता है। They look pretty basic, and I think that's their superpower. ये काफी सामान्य सा लगता है और यही इनकी सबसे बड़ी ताकत है। हमारी रणनीति का एक और हिस्सा है जिसमें हम इस किट को स्थानीय सरकार के हवाले कर देंगे और उन्हें इस पर काम करने को कहेंगे। फिर वो समंदर में मौजूद जीवों को दर्ज करेंगे। What's going on in your ocean? ब्रिटेन की सरकार इस परियोजना पर लगभग 20 लाख पाउंड्स यानी 20 करोड़ रुपए खर्च करके इन उपकरणों को ब्रिटिश ओवरसीज टेरिटरीज में लगाएगी। सभी वैज्ञानिक मानते हैं कि ये समय बड़ा कीमती है। हम जितना ज्यादा इंतजार करेंगे, नुकसान उतना ही बड़ा होता जाएगा। और एक रिपोर्टर को मुश्किल में डाल दिया एक कुत्ते ने। रूस में लाइव कार्यक्रम के दौरान वो रिपोर्टर का माइक छीनकर भाग गया। और फिर बाद में कुछ ऐसा हाल हुआ। और आप मुझे ट्वीट कर सकते हैं @BBC सारिका पर। BBC दुनिया में फिलहाल इतना है।